बेटा मैंने आप लोगों को अभी ये आपको ये बात बताई कि हमारे पास लेट्स सपोज के 5 तरह का सेल है ना। मतलब एक ऐसा सेल जो कि मोनेरा का है, एक ऐसा सेल जो कि फंगस का है, एक ऐसा सेल जो प्लांट का है, एक ऐसा सेल जो एनिमल का है। तो बेटा यहाँ पे मैंने फर्क ये क्रिएट किया कि एक अगर प्लांट का सेल है तो प्लांट के सेल के अंदर हमारे पास क्या है, आपके पास प्लांट के सेल के अंदर जो न्यूक्लियस की पोजीशन है ना, जो इसकी लोकेशन है वो पेरिफेरल होती है। मीन सेड के जो लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियस है इन प्लांट सेल वो आप लोगों के पास क्या होती है, वो बेटा आप लोगों के पास क्या होती है, पेरिफेरल होती है। ठीक है, पेरिफेरल। ठीक है। और अगर यही बात आप लोग बात करें एनिमल सेल के अंदर, अगर यही बात बेटा एनिमल सेल के अंदर की जाए तो एनिमल सेल के अंदर जो इसकी लोकेशन है वो आप लोगों के पास क्या होती है, एनिमल सेल के अंदर बेटा जो लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियस है वो आप लोगों के पास क्या है, वो आप लोगों के पास क्या है, सेंट्रल है। मीन्स डेट के सेंटर के अंदर आप लोगों के पास पाया जाता है, सेंटर के अंदर उसकी आपके पास क्या है, प्रेजेंस है। तो ये बात अभी तक मैंने आप लोगों को बताई। ठीक है, अभी तक आप लोगों को जो बात मैंने बताई वो आप लोगों के पास ये बताई। लेकिन बेटा वो न्यूक्लियोलस नहीं होता मोहम्मद हमजा, न्यूक्लियोलस इज समथिंग एल्स। न्यूक्लियोलस का कोई ताल्लुक नहीं है किसके साथ, आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल के साथ। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस को इसके साथ आप मतलब ये है कि इसके साथ डिस्टर्ब ना हो उसको, उस टर्म को लेकर। न्यूक्लियोलस एक अलग चीज का नाम है। अभी सिर्फ आपको मैंने ये बताया कि यूकैरियोटिक सेल्स बेटा ऐसे सेल्स होते हैं। पहली बात तो आपको ये बताई कि सेल क्या है। तमाम की तमाम जो जिंदगी पाई जाती है उसकी जो बुनियादी इकाई है वो आपके पास क्या है, सेल है। ठीक है। सेल बेटा हमारे पास मेजरली 2 तरह का होता है। एक प्रोकैरियोटिक सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और एक बेटा ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है। आपके पास फिर मैंने ये बताया कि बेटा देखिए न्यूक्लियस की जब बात कर रहे थे तो न्यूक्लियस आप लोगों के पास गेट डिस्कवर्ड आपके पास 1831 बाय रॉबर्ट ब्राउन। इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, इसको पापा ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है। आपके सेल की तमाम एक्टिविटीज को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेटा कंट्रोल करने वाली ऑर्गेनेली का क्या नाम है, न्यूक्लियस है। और इसके बारे में एक फीचर आपको बता दिया कि इट गेट प्रोटेक्टेड बाय 2 मेम्ब्रेन। ये 2 मेम्ब्रेन से बेटा आपके पास क्या है, प्रोटेक्टेड है। इसलिए इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली कहते हैं। इसको बेटा हम क्या कहते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ये बताया कि अगर हम प्लांट सेल की बात करें, अगर बेटा हम लोग क्या करें, प्लांट सेल की बात करें, तो प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस की पोजीशन है वो ऑन द वन साइड ऑफ द सेल होती है। मींस दैट जो पेरिफेरल साइड के ऊपर है, ऑन द वन साइड ऑफ द सेल है। और एनिमल सेल के अंदर इसकी जो पोजीशन होती है वो सेंटर के अंदर होती है। एनिमल सेल के अंदर इसकी जो पोजीशन होती है वो आपके पास क्या होती है, सेंटर होती है। फिर आप लोगों को ना यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन मैं करवा रहा था, वो क्लासिफिकेशन ऑफ द सेल थी ऑन द नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। मींस दैट के बेटा हम सेल्स की तरतीब पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ सेल पढ़ रहे थे। बेटा किस बेसिस पे, आपके पास रीजन क्या थी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियस। मतलब किसी एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस मौजूद हैं। बेटा किसी एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस मौजूद हैं उस बेसिस के ऊपर हम क्या पढ़ रहे थे, आपके पास सेल्स की टाइप्स को पढ़ रहे थे। तो मैंने कहा कि बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बेटा न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस पाया नहीं जाता, उनको हम क्या कहते हैं, ए न्यूक्लियट कहते हैं। उनको बेटा हम क्या कहते हैं, ए न्यूक्लियट कहते हैं। ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद ही नहीं होता। तो हमें क्या मिला, हमें बेटा यहाँ पे मिला कि आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। यही हम विर्द करते आ रहे हैं ना पिछली 2 क्लासेस से। बेटा प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, तो इसको ए न्यूक्लियट आप कह सकते हैं। बेटा जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। रेड ब्लड सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, उनको भी आप क्या कहते हैं, ए न्यूक्लियट कहते हैं। उनको भी बेटा हम क्या कहते हैं, ए न्यूक्लियट कहते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स का आपके पास बायोलॉजिकल नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स। उसको बायोलॉजी के अंदर बेटा एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इसी तरह आपके पास एक तीसरी तरह के सेल्स भी हैं जो कि नवाज शरीफ साहब के कम है। आपके पास उसका नाम क्या है बेटा, आप लोगों के पास प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स को बायोलॉजिकली हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। उसको बेटा हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट्स के अंदर भी आपके पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। थ्रोम्बोसाइट्स के अंदर भी बेटा आप लोगों के पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो अगर पेपर के अंदर ये आ जाए ना कि आपके पास कौन से ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, नीचे आपको एग्जांपल्स दी हो, तो आपने फिगर आउट कर लेना है कि क्या इन तीनों में से कोई नाम तो नहीं है। अगर इन तीनों में से बेटा कोई नाम है तो उसको आपने टिक करना है। रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल्स और दो सेल्स जो कि लैक करते हैं किसको, न्यूक्लियस। जो कि बेटा जिसके जिनके अंदर आपके पास क्या होती है, एब्सेंस ऑफ द आपके पास
यस बेटा, व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस आप लोगों के पास होती है। तो जो बात मैंने नहीं लिखी वो ऑब्वियस सी बात है कि इसके दूसरी साइड के ऊपर है। अब देखिएगा कि बेटा आपके जिस्म के अंदर या पूरे लाइफ को अगर हम कैटेगराइज करें तो बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जिनके एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस ही मौजूद होता है। आपके पास देखिए, एक सेल के अंदर अगर एक न्यूक्लियस बेटा आप लोगों के पास क्या हो, मौजूद हो, प्रेजेंस ऑफ वन न्यूक्लियस, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोन्यूक्लिएट कहते हैं। अगर बेटा एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस आप लोगों के पास मौजूद है तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोन्यूक्लिएट कहते हैं। इसकी एग्जांपल आप लोगों के पास क्या है कि एनी काइंड ऑफ सेल्स आप लिख रहे हैं। बेटा देखिए, अगर यहाँ पे आप लिखते हैं, आप नर्व सेल्स के बारे में लिखते हैं, तो हमारे जो नर्व सेल्स हैं जिनको आप न्यूरॉन्स कहते हैं, ये बेटा जो न्यूरॉन्स हैं ये आपके जिस्म के अंदर वो सेल्स हैं जिनके एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस ही मौजूद होता है, नर्व सेल्स। और उष्णा आपके पास ये भी बात बताता चलूं, ये हमारी बॉडी के सबसे बड़े सेल्स भी हैं। मीन्स डैट के लार्जेस्ट सेल्स हैं आपकी ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट सेल्स ऑफ ह्यूमन आपके पास कौन है, नर्व सेल्स। ये बात भी आपने यहाँ पे याद कर लेनी है, ये हमारे जिस्म के सबसे बड़े सेल्स भी हैं। लेकिन इनके एक सेल के अंदर बेटा कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं, आपके पास एक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं, बहुत सारे बेटा सेल्स ऐसे हैं जिनके एक सेल के अंदर आप लोगों के पास दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं आपके पास बाई न्यूक्लियस। तो प्रेजेंस ऑफ बेटा आप लोगों के पास क्या है, टू न्यूक्लियस, आज से सेल्स को हम क्या कहते हैं, बाई न्यूक्लिएट कहते हैं। ऐसे सेल्स जिनके एक सेल के अंदर बेटा दो न्यूक्लियस पाए जाएं, उनको हम क्या कहते हैं, आप लोगों के पास, उनको हम कहते हैं कि ये आप लोगों के पास क्या है, बाई न्यूक्लिएट है। आपने जब प्रोटिस्टा को बेटा पढ़ा होगा तो उसके अंदर हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी थी जिसको आप क्या कहते हैं, पैरामेशियम कहते हैं। पैरामीशियम के एक सेल के अंदर बेटा आपके पास कितने न्यूक्लियस होते हैं, यहाँ पे आपके पास दो न्यूक्लियस होते हैं। तो पैरामीशियम इज द एग्जाम्पल ऑफ आप लोगों के पास क्या है, पैरामीशियम बेटा एक मिसाल है किसकी, आपके पास बाई न्यूक्लिएट। पैरामीशियम आप लोगों के पास एक एग्जाम्पल है किसकी, बाई न्यूक्लिएट। ठीक है, तो इस बात को आप लिख लेंगे। तो मीन्स डैट के ऐसे सेल्स जो कि बेटा कंटेन करते हैं टू न्यूक्लियस पर सेल आर नोन एज बाई न्यूक्लिएट। ऐसे सेल्स को मैं और आप किस नाम से जानते हैं बेटा, बाई न्यूक्लिएट के नाम से जानते हैं, बाई न्यूक्लिएट के नाम से बेटा हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसके अलावा बेटा अगर हम बात करें, उसके अलावा बेटा अगर हम बात करें तो हमारे आपके पास ऐसे सेल्स भी हैं, ऐसी जिंदगी भी है, और वो उन सेल्स के ऊपर मुश्तमिल है जिनके एक सेल के अंदर दो से ज्यादा न्यूक्लियस हो। तो उनको बेटा हम पोली न्यूक्लिएट कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पोली न्यूक्लिएट कहते हैं। मीन्स दैट के प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू सेल्स, आपके पास क्या है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू सेल्स, उसको हम बेटा क्या कहते हैं, आपके पास पोली न्यूक्लिएट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, पोली न्यूक्लिएट कहते हैं। मीन्स दैट एक ही सेल के अंदर, एक ही सेल के अंदर आपके पास दो से ज्यादा न्यूक्लियस का मौजूद होना, दो से ज्यादा न्यूक्लियस का मौजूद होना। ठीक है बेटा, एक सेल की बात कर रहा हूं, मतलब एक सेल के अंदर फर्दर सेल तो मौजूद हो ही नहीं सकता ना इमन। आपके पास क्या है कि एक सेल के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने, अगर एक सेल है आपके पास, नो बेटा, हमारी तमाम तरह की जो आपके पास बॉडी है उसके अंदर आपके पास एक सेल एक न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, कहाँ पे बेटा मैंने लिखा कुछ और, यस, प्रेजेंस ऑफ टू न्यूक्लियस ही लिखा ना मैंने। हमारी बेटा इमन बेटा उसको आप थोड़ा सा क्लैरिफाई करें, आप किसकी बात करें। अब बेटा देखिए उसामा बेटा, हमारे जिस्म के अंदर मौजूद तमाम के तमाम सेल्स के अंदर आपके पास एक न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, हमारे क्या होता है कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर न्यूक्लियस है ही नहीं, हमारे जो प्लेटलेट्स हैं उसके अंदर बेटा हमारे पास न्यूक्लियस है ही नहीं। हमारे जो आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास हमारे जो मसल सेल्स हैं उसके अंदर बेटा आपके पास दो से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। हमारे जो मसल सेल्स हैं उनके अंदर क्या होते हैं, दो से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। तो मीन्स डैट के जो मसल सेल्स हैं ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास पोली न्यूक्लियर है। इस तरह बेटा जितनी भी आप लोगों के पास ए सेप्टेट फंगस है, ये आप लोगों के पास क्या है, ये भी पोली न्यूक्लियस है, पोली न्यूक्लिएट। ठीक है, उसके अलावा बेटा आपने पूछा, यस बेटा, पोली का मतलब आप लोगों के पास है मोर, और मल्टीपल न्यूक्लिएट का मतलब भी क्या है, आपके पास मोर देन टू सेल्स। बेटा स्टेम सेल्स को हम एक डिफाइंड सेल तस्वर भी नहीं रमशा बेटा करते। स्टेम सेल्स आप लोगों के पास अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं।
पैरामीशियम बेटा एमएन पॉलीन्यूक्लिएट में सेल या न्यूक्लियस दो से ज्यादा होते हैं। बेटा पॉलीन्यूक्लिएट के अंदर प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू न्यूक्लियस, ये बेटा आपके पास ह्यूमन एरर है, इसको कंसीडर कर लेती हैं आप ना। आपके पास ऐसे सेल जिसके अंदर दो से ज्यादा न्यूक्लियस हैं आप लोगों के पास। पैरामीशियम मैंने आपको ये बताया कि पैरामीशियम बेटा आपका एक ऐसा आप लोगों के पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके अगर आप एक सेल को उठा के देखें तो उसके एक सेल के अंदर आप लोगों के पास दो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। आपके पास इसकी पोजीशनिंग बेटा आपके पास डिफर करती है एक दूसरे से। आपके पास उसना इसके अंदर एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। ये आप बहस नहीं हम कर रहे हैं कि यार दोनों न्यूक्लियस के फंक्शन सेम है, ठीक है। आपके पास बेटा इरम बेटा आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि न्यूक्लियस के बगैर सेल कैसे एग्जिस्ट कर लेता है। बेटा इसके अंदर आपके पास देखिए न्यूक्लियस को अगर आपके सेल का, अगर न्यूक्लियस को आपके सेल का ब्रेन कहा गया है तो उसके अंदर एक आप लोगों के पास मटेरियल मौजूद होता है जिसको आप जेनेटिक मटेरियल कह रहे हैं। आपके पास इसके अंदर बेटा क्या है, आपके पास विरासती मादा है जो इसको ब्रेन ऑफ द सेल बनाता है। अब ये विरासती मादा आपके पास हर सेल के अंदर मौजूद होता है, सिर्फ ये है कि उसके इर्द गिर्द बाउंड्री नहीं होती रम। उसको हम डिफाइंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस नहीं कह रहे होते, उसको हम डिफाइंड स्ट्रक्चर बेटा न्यूक्लियस नहीं कह रहे होते। जेनेटिक मटेरियल हर सेल के अंदर मौजूद होता है, आपके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी मौजूद है, आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर भी मौजूद है, आपके प्लेटलेट्स के अंदर भी मौजूद है, ठीक है। जीन्स और एंड क्रोमोसोम्स, ठीक है। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। आपके पास देखिए मोनो बाई पोलीन्यूक्लिएट्स ऑल आर यूकैरियोटिक, ये ये बात आपकी ठीक है, ये अमामा बेटा आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वी कैन से दैट कि जितने भी आपके पास यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस तो है, मास वाई आपके पास रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के, ठीक है। तो वी कैन से दैट कि ऑल यूकैरियोटिक सेल्स वो पोजेस करते हैं न्यूक्लियस को। वो आपके पास मोनोन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, वो आपके पास बाई न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, वो आप लोगों के पास क्या हो सकते हैं, पोलीन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके पास क्या हो सकते हैं, पोलीन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं। तो यहां तक किसी बच्चे का कोई और सवाल हो? जी बेटा यहां तक बातें क्लियर हैं आप लोगों को, जितने भी 67 60 आप लोगों के पास 6 लोग हैं। बाई न्यूक्लिएट बेटा आपको बताया तो सही, पैरामीशियम। पैरामीशियम मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों को ये मैं बता देता हूँ कि बेटा पैरामीशियम के बारे में हमने पढ़ा था कि आपके आपकी बेटा कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेटा आप लोगों के पास ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि सिंगल सेल के तौर पे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। बेटा जो कि क्या करते हैं, सिंगल सेल के तौर पे अपनी क्या करते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, ठीक है। उनमें से एक आप लोगों के पास क्या है, एक बेटा आप लोगों के पास क्या है जिनका नाम आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास पैरामीशियम था। तो हमने प्रोटिस्टा के केस के अंदर ये बात पढ़ी थी, ठीक है। तो प्रोटिस्टा किंगडम है, उसके अंदर पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेटा आपके पास नाम क्या है, आपके पास पैरामीशियम है। तो पैरामीशियम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि बेटा आपके पास कंटेन करते हैं आपके पास टू न्यूक्लियस पर सेल, टू न्यूक्लियस पर सेल बेटा आपके पास क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे का कोई और सवाल हो, यहां तक बेटा आप लोगों के पास कोई और आप लोगों के पास हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब बेटा आप लोग नेक्स्ट 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 बात हम कर लेते हैं। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं कि हमारे सेल के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर बेटा एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। आपके पास क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जीन्स आर प्रेजेंट इन एवरी सेल्स बट नहीं बेटा, आपके पास जो क्रोमोसोम का साइज और क्रोमोसोम का बेटा नंबर है वो आपके हर सेल के अंदर सेम होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आपके जीन्स जो हैं वो हर सेल के अंदर जो जीन्स पाए जाते हैं वो सेम जीन्स पाए जाते हैं।
लेकिन आपके हर सेल के अंदर हर जीन हर काम नहीं करता। वो आपके पास रेगुलेट होते हैं, उनका टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ वाला बटन होता है, ठीक है। तो इस तरह आपके पास चीजें चल रही हैं। तो हमारे सेल के अंदर बेटा देखिएगा कि आप लोगों के पास क्या है कि वन अनदर ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसको हम बेटा क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कह रहे हो, ठीक है। तो मींस डैट कि आपने इसको भी क्या करना है, याद रखना है कि आप लोगों के पास माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको बेटा हम क्या कहते हैं, आपके पास पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट बात बेटा इसके बारे में करनी है कि ये भी न्यूक्लियस की तरह एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ये भी आपके पास बेटा क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है आपके पास, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। लेकिन इसकी डबल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ फर्क होता है। पहली बात तो ये है कि जब हमने इसकी स्ट्रक्चर बनाई, न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर था वो आपको स्फीरिकल नजर आ रहा था, स्फीयर टाइप आप लोगों को नजर आ रहा था, ठीक है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर बेटा आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, आपको एलिप्टिकल नजर आ रहा है। इसका स्ट्रक्चर बेटा आपके पास क्या है, एलिप्टिकल है, ठीक है। ये भी आप लोगों के पास क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड आप लोगों के पास क्या है बेटा, ऑर्गेनेली। ये भी आपके पास क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। बट द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की बेटा जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डेड है, उसके इनफोल्ड्स बने हुए हैं। आपके पास क्या बने हुए हैं, इनफोल्ड्स बने हुए हैं। द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन गेट इनफोल्ड्स, ठीक है। आपके पास लिख लें, द सिंगल इनफोल्ड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। मतलब जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डेड है। उसके एक इनफोल्ड को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, उसके एक इनफोल्ड को हम कहते हैं क्रिस्टी। आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास इज नोन एज, आपके पास इज नोन एज बेटा उसको हम क्या कहते हैं, आप लोगों के पास क्रिस्टी कहते हैं, उसको हम बेटा क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। तो मीन्स डैट कि आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वो किसके लिए बेटा रिस्पॉन्सिबल है, वो आप लोगों के लिए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो अभी नहीं आपको बताया। सिर्फ इतनी बात बताई है कि इसकी जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डेड होती है। और इसके एक इनफोल्ड को आप और मैं किस नाम से जानेंगे, क्रिस्टी के नाम से जानेंगे। बेटा किस नाम से जानेंगे, क्रिस्टी के नाम से जानेंगे। बात समझ आ गई, ठीक है। उसके अलावा जो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ना ये क्या काम करते हैं बेटा, आपके सेल के अंदर बनने वाली ग्लूकोज, या आपका सेल जिस ग्लूकोज को अब्सॉर्ब करता है, ठीक है। आपका सेल क्या करता है बेटा, ग्लूकोज को लेता है ना। आपका सेल क्या करता है बेटा, ग्लूकोज को लेता है। तो ग्लूकोज की जो कन्वर्जन होती है इनटू द सिंपलर फॉर्म अडीनोसिन ट्राईफॉस्फेट के अंदर, इसके अंदर अडीनोसिन ट्राईफॉस्फेट के अंदर आपके पास ये जो इसकी बेटा कन्वर्जन होती है एटीपी के अंदर, जिसको आप एब्रीवेट करते हैं अडीनोसिन ट्राईफॉस्फेट को, किसके अंदर, एटीपी के अंदर। इसको करने के लिए कुदरत ने आपके सेल के अंदर जो मशीन रखी है, उस मशीन को आप और मैं किस नाम से जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, माइटोकॉन्ड्रिया बेटा कन्वर्जन करता है किसकी, ग्लूकोज की इनटू द, आपके पास आप लोगों के पास क्या है बेटा, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू बेटा आपके पास एटीपी, इनटू बेटा आप लोग कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एटीपी। आपके पास रिस्पॉन्सिबल कौन है आप लोगों के लिए, आप लोगों के पास कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज के लिए बेटा आपके पास रिस्पॉन्सिबल कौन है, कन्वर्जन ऑफ बेटा आप लोगों के पास क्या है, ग्लूकोज। इस बात को लिख लें, आपके पास कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एटीपी इनटू एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपने एक किस्म की एनर्जी को दूसरी किस्म की एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लिया। रिस्पॉन्सिबल कौन था आपके पास, रिस्पॉन्सिबल था माइटोकॉन्ड्रिया। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन, इज नोन एज आप लोगों के पास बेटा इसको हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह के रिएक्शन के लिए क्या करता है, आपके पास ऑपरेट करता है, तो वो आप लोगों के पास बच्चे क्या है, आप लोगों के पास सेलुलर रेस्पिरेशन। वो बेटा आप लोगों के पास क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन है। तो आप लोगों के पास जो आपके पास एटीपी बनने का प्रोसेस है उसको कौन कैरी करता है, आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया। उसके लिए कौन सा रॉ मटेरियल बेटा इस्तेमाल होता है आपके पास, ग्लूकोज। उसके लिए कौन सा रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है आप लोगों के पास,
ग्लूकोज। ठीक है, तो इस बात को आपने समझ लिया। ठीक है, आपके ठीक है बेटा, इसको आपने क्या करना है, आप कंसिडरेशन के अंदर रखना। सेलुलर रेस्पिरेशन एक आपके पास लाइसिस प्रोसेस है। एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल के अंदर टूट रहा है। आपके सेल के अंदर जितनी भी बेटा बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, आपके सेल के अंदर जितने भी आपके पास आपके पास क्रिस्टी एब्जॉर्ब से कर। बेटा क्या आमिर, बेटा दोबारा से इसको रीफ्रेज कीजिए अपनी अपने सेंटेंस पर, क्या लिखा है जो क्रिस्टी है। नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं है। क्रिस्टी आपके पास ग्लूकोज को ऑब्जॉर्ब नहीं करता। क्रिस्टी का इसके साथ अभी कोई ताल्लुक नहीं। हम इसके मैकेनिज्म को डिस्कस नहीं कर रहे। अगर कभी इसका मैकेनिज्म पढ़ने का मौका मिला आपको जूलॉजी बॉटनी के अंदर, तो फिर आपको पता चलेगा कि क्रिस्टी का एक्चुअली क्या काम होता है। अभी सिर्फ हम ये जान रहे हैं आप लोगों के पास कि माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास क्या है। नहीं बेटा, सेलुलर जो रेस्पिरेशन है ये मेम्ब्रेन में होती है। नो बेटा, मैं अभी थोड़ा सा नेक्स्ट मुझे जाने दें। आपको इंशाल्लाह ताला माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में काफी बातें क्लियर करवाने के बाद ही हम आगे जाएंगे। आपके यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं, इंशाल्लाह ताला आप यहाँ से चीजें सीखेंगे। अभी हमें ये पता चला कि आपके सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली पाई जाती है जिसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को बेटा हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। इसका मतलब ये है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है तो बेटा ये जो इसके बाहर वाली लेयर है इसको हम आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहेंगे। अब ये हालांकि सब्जेक्टिव बातें हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि बेटा आपके पास इज नोन एज, आपके पास आपके पास आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये। और इसी तरह बेटा आप लोगों के पास क्या है कि ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये आप लोगों के पास बेटा क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। लेकिन इसकी जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डेड होती है। वो आप लोगों के पास क्या होती है, आपके पास इनफोल्डेड होती है। आपके पास क्या होती है, आप लोगों के पास इनफोल्डेड होती है। उसके एक इनफोल्ड को हम क्या कहते हैं, उसके एक इनफोल्ड को बेटा हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। उसके एक इनफोल्ड को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आई है। अब मैंने ये कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया बेटा एक किस्म की एनर्जी को दूसरी किस्म की एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। वो एक किस्म की एनर्जी कौन सी है आपके पास, ग्लूकोज। वो एक किस्म की एनर्जी आप लोगों के पास क्या है, ग्लूकोज है। किसके अंदर इसको कन्वर्ट किया जाता है बेटा, अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, एटीपी कहते हैं। तो आपके पास वन फॉर्म ऑफ एनर्जी वो कन्वर्ट होती है इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। बेटा वन फॉर्म ऑफ एनर्जी वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर, अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर। इस रिएक्शन को बायोलॉजी के अंदर हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, माइटोकॉन्ड्रिया बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। माइटोकॉन्ड्रिया आपके लिए क्या कर रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन तो कर रहा है। ठीक है, अब बात समझ आइए, जितने पॉइंट्स आपके व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैंने लिखे हैं इनके अंदर बेटा आपको क्लैरिटी है तो फिर हम नेक्स्ट चलेंगे। इनके अंदर आप लोगों को क्लैरिटी है तो फिर हम नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, अब देखिएगा बेटा, ऑल बायोकेमिकल एक्टिविटीज जो आपके सेल के अंदर ऑपरेट होती है, ऑल बायोकेमिकल ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस आपके पास विद इन सेल, जो सेल के अंदर आप लोगों के पास होते हैं, आर नोन एज, उनको बेटा हम क्या कहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस जो कि सेल के अंदर आप लोगों के पास होते हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं बेटा, ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस जो आप लोगों के पास विद इन सेल बेटा आप लोगों के पास होते हैं, विद इन सेल होते हैं, आर नोन एज, उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। उनको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सेल के अंदर होने वाले तमाम के तमाम रिएक्शंस को बेटा क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। सेल के अंदर होने वाले तमाम के तमाम रिएक्शंस को फीफा बेटा हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब आपके पास कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर सिंपलर मॉलिक्यूल्स बेटा वो क्या करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं
आपके पास सिंपलर मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करके टू फॉर्म बेटा क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। मतलब छोटी चीजें मिलके क्या बनाती हैं, बड़ी चीजें बनाती हैं। आपके पास छोटी चीजें मिलके क्या बनाती हैं, बड़ी चीजें बनाती हैं। रिएक्शन ही है ना, है तो रिएक्शन। ऐसे मेटाबॉलिज्म को हम बेटा कहते हैं एनाबॉलिज्म। ऐसे ऐसे केमिकल रिएक्शंस, ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शन जिसके अंदर छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़ी चीजें बनाते हैं बेटा, इनको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। ये एनाबॉलिक आप लोगों के पास रिएक्शंस होते हैं। ये आप लोगों के पास क्या होते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। ये आप लोगों के पास क्या है, एनाबॉलिक रिएक्शंस है। और ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर बेटा आप लोगों के पास जो बड़ी चीजें हैं वो टूट के छोटी चीजें बनाती है। मतलब आपके पास ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो बेटा आपके पास क्या करते हैं, उनकी लाइसिस होती है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक आपके पास होके क्या बनाते हैं, ब्रेक इनटू बेटा आपके पास सिंपलर मॉलिक्यूल्स। सिंपलर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर कन्वर्ट होते हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि ऐसे रिएक्शंस को बेटा हम क्या कहते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। ऐसे रिएक्शंस को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन हमने पढ़ा, हम लोगों ने सेलुलर रेस्पिरेशन के एक रिएक्शन को पढ़ा पिछली स्लाइड के अंदर। वो क्या था आपके पास, वो बेटा कन्वर्जन थी किसकी, ग्लूकोज की, किसके अंदर बेटा, एटीपी के अंदर। एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो रहा था ना। अब मुझे ये बताइए कि ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है या आपके पास एनाबॉलिक रिएक्शन है। आपके पास सेलुलर रेस्पिरेशन बेटा एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है या एनाबॉलिक रिएक्शन है। आपको तीन डेफिनेशंस पता चली जो आपको पेपर के अंदर हेल्प करेंगी। और आप लोगों को बेटा ये आइडिया होगा कि मीन स्टैट के आप लोगों के पास क्या है, कि आप लोगों के पास नहीं, एनाबॉलिक नहीं है अरसलान। इसके अंदर बेटा छोटी चीजें मिलके बड़ी चीज कहाँ बना रही हैं। इसके अंदर तो एक बड़ा मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, वो टूट के आपके पास छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर ही कन्वर्ट हो रहा है ना। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है किसके अंदर, एटीपी के अंदर। आपके पास एटीपी के अंदर। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये आप लोगों के पास क्या है, कि ये आप लोगों के पास एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर हेल्प करता है बेटा, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर हेल्प करता है। उस कैटाबॉलिक प्रोसेस का नाम क्या है आपके पास, आपके पास उस कैटाबॉलिक रिएक्शन का नाम आप लोगों के पास क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन को अगर आप लोगों ने डिफाइन करना हो तो वो आप लोगों के पास बेटा क्या होती है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एटीपी। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एटीपी आप लोगों के पास इज नोन एज, आप लोगों के पास क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन। आपके पास क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन। बात समझ आई, यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को। अब आप लोग थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहे हैं। आपके पास आप लोग आगे की तरफ बेटा जा रहे हैं। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे का आप लोगों के पास कोई सवाल है तो वो बेटा पूछ। आपका किसी बच्चे का आपका यहां तक कोई क्वेश्चन है तो वो बेटा पूछ सकते हैं, फिर हम फर्दर बात करेंगे। एनाबॉलिक की आपको एग्जांपल बेटा आप लोग, यस फोटोसिंथेसिस है एनाबॉलिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस बेटा आपके पास एनाबॉलिक रिएक्शन है। वो करेंगे प्लास्टिड वाले केस के अंदर करेंगे ना। आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया को बेटा डिस्कवर किस बंदे ने किया, इसकी डिस्कवरी हुई थी आपके पास 1857 के अंदर फर्स्ट टाइम। हमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में 1857 के अंदर पता चला और इसको डिस्कवर करने वाले बंदे का नाम आप लोगों के पास क्या था, कॉलिकर था। तो इसकी डिस्कवरी आप लोगों के पास क्या है 1857 के अंदर, और डिस्कवर करने वाले बंदे का आप लोगों के पास क्या नाम है, कॉलिकर। ठीक है, आपके पास कॉलिकर है। आयशा अशरफ बेटा आप लोगों के पास जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस है, ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर आप 5,000 वाले नोट को 1-1 रुपए के अंदर कन्वर्ट करवाती, मीन्स डैट के ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को बेटा हम क्या कहते हैं, आपके पास कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। उसके अलावा बेटा नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। बेटा रेस्पिरेशन आप लोगों के पास देखिए, आप लोगों के पास क्या है कि आपके पास रेस्पिरेशन दो तरह की होती है। एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो तो आपका एक मैकेनिकल प्रोसेस है ना, वो ना तो कैटाबॉलिक है ना एनाबॉलिक है।
वो आपके पास अनदर काइंड ऑफ रिएक्शन है जिसको आप मैकेनिकल रिएक्शन कहते हैं, जिसके अंदर हवा को आप अंदर लेके जाते हैं और हवा को बाहर निकालते हैं। ठीक है, लिख लें, उस बात को भी लिख लें, चलें, वो आपके पास यहाँ पे आ गई। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। बेटा आप लोगों ने एक बात पढ़ी होगी, वो आप लोगों के पास है ब्रीदिंग। आप लोगों ने ब्रीदिंग का लफ्ज सुना होगा ना। आप लोगों के पास एक लफ्ज है ब्रीदिंग, या इसको बेटा हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, ये बेटा आप लोगों के पास होती है कि आपके पास इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर। इनहेलिंग, आपके पास इनहेलिंग ऑफ, आपके पास इनहेलिंग इनहेलिंग एंड, आप इनहेलिंग ऑफ एयर, एंड एट द सेम टाइम बेटा आप लोगों के पास क्या है? आप लोगों के पास एक्सहेलिंग ऑफ, आप लोगों के पास क्या है? एयर है। मतलब जिस हवा को आप अंदर लेके जाते हैं, सांस आप लेते हैं बेटा, जिस हवा को आप अंदर लेके जाते हैं इसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होती है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन रिच एयर को आपके पास इनहेल करना, ऑक्सीजन रिच एयर को बेटा आप क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। और जिस एयर को बेटा हम बाहर निकालते हैं वो ऑक्सीजन डेफिशिएंट एयर होती है। आपके पास क्या होती है? ऑक्सीजन डेफिशिएंट बेटा आप लोगों के पास क्या होती है? ऑक्सीजन डेफिशिएंट आप लोगों के पास क्या होती है? एयर होती है। तो इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर, और बेटा ऑन द अदर साइड आपके पास क्या है? एक्सहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन डेफिशिएंट एयर। या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि जिस हवा को आप अंदर लेके जाते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बेटा आपके पास कम होती है। आपके पास क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड वो डेफिशिएंट होती है। मींस डैट कि आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड डेफिशिएंट एयर को अंदर लेके जाना, और कार्बन डाइऑक्साइड एयर रिच एयर को आप क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बेटा आप क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। बात समझ रहे? तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं बेटा? रिच एयर को बाहर निकालते हैं। तो एक कंप्लीट डेफिनेशन बन जाएगी किसकी? ब्रीदिंग की या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसके अंदर आप हवा को अंदर लेके जाते हैं और हवा को बाहर निकालते हैं। बेटा जब आप हवा को अंदर लेके जाते हैं ना, आप इनहेल करते हैं, तो उसके अंदर ऑक्सीजन पता है कितनी होती है? आप जब हवा को बेटा अंदर लेके जाते हैं, सांस लेते हैं, हवा को इनहेल करते हैं, तो उसके अंदर ऑक्सीजन 21% होती है। उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी होती है? 21%। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पता कितनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड बेटा आप लोगों के पास होती है 0.03%। आपके पास क्या होती है? 0.03% आपके पास क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब आप हवा को इनहेल करते हैं, और जब बेटा आप हवा को एक्सेल करते हैं ना, आप हवा को एक्सेल करते हैं, तो उस वक्त जो आप लोगों के पास ऑक्सीजन है वो आप लोगों के पास कितनी होती है? उस वक्त बेटा आप लोगों के पास जो ऑक्सीजन है वो आप लोगों के पास 16% होती है सिर्फ। आपके पास कितनी होती है? 16% आप लोगों के पास क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी होती है बेटा? 4%। आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड कितनी हो जाती है? इसका मतलब ये है कि जिस हवा को बेटा आप अंदर लेके गए थे, उस हवा के अंदर आप लोगों के पास ऑक्सीजन 21 थी। अब 21 से कम होके कितनी होगी? है 16। जिस हवा को बेटा आप अंदर लेके गए थे उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या थी? कम थी, 0.03%। और अब कार्बन डाइऑक्साइड बेटा कितनी होगी आप लोगों के पास? 4%। अब कार्बन डाइऑक्साइड बेटा आप लोगों के पास कितनी होगी? है 4%। ये बात आप लोगों को समझ आई? ये बात बेटा आप लोगों को समझ आ गई है, जो बात अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की? अब ये बात भी आप लिख लेंगे। अब आप सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग के अंदर आप लोगों के पास क्या होगा? आपको कोई मसला तो नहीं होगा? आपको इसको ब्रीदिंग या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर बेटा आप लोगों को अभी तो कोई इशू नहीं होने लगा ना? आपके पास अभी तो इसको कर लेंगे। यहां तक बातें क्लियर है? अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया का जो आप लोगों के पास ये फ्लूइड पार्ट है ना, अंदर वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। इसको बेटा हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा, सॉरी कह रहा हूँ, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? मैट्रिक्स कहते हैं। द फ्लूइड पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, द फ्लूइड पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आप लोगों के पास द फ्लूइड पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास इज नोन एज, उसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का जो आप लोगों के पास फ्लूइड पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे सेल के फ्लूइड पार्ट को आप लोग क्या कहते थे? साइटोप्लाज्म।
या साइटोसोल। तो इसके फ्लूइड पार्ट को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों के पास इसके फ्लूइड पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों के पास मैट्रिक्स कहते हैं। इसके फ्लूइड पार्ट को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों के पास मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। अब यहां तक बेटा आप लोगों को कोई बात समझ ना आई। यहां तक बात आप लोगों को समझ आ गई है। अब नेक्स्ट बात एक लिखी, एक बात और लिखी बेटा, अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कंप्लीट उसकी लाइसिस हो, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपके पास वो कंप्लीट उसका ब्रेकडाउन हो, तो आपके पास जो एटीपी के मॉलिक्यूल आते हैं वो 38 एटीपी के मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं। वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल वो कंप्लीट ब्रेकडाउन के बाद जो आपके पास आपको प्रोडक्शन देता है ना, अगर आपसे पेपर के अंदर पूछ लिया जाए ना कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आपके पास क्या करता है, कि कितने एटीपी के मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करता है, तो वो आपके पास कितनी है, 38। आपके पास कितने हैं, 38 एटीपी के मॉलिक्यूल को बेटा वो क्या करता है, आपके पास आपके पास क्या करता है, स्ट्रोमा नहीं, स्ट्रोमा बेटा आपके पास, स्ट्रोमा का तल्लक है आपके उसके साथ, प्लास्टिड के साथ। तो बेटा वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इक्वल टू 38 एटीपी मॉलिक्यूल। अब देखिए ग्लूकोज को एटीपी के अंदर तोड़ना एक रिएक्शन है, ग्लूकोज को एटीपी के अंदर उछना बेटा तोड़ना क्या है, एक रिएक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि आपने किसी चीज के ऊपर जरब लगानी हो तो वो जरब लगाना एक एनर्जी ही तो है। आपके पास एटीपी के 38 मॉलिक्यूल बना के दिए जाते हैं, लेकिन बेटा इस रिएक्शन के अंदर जो आपके पास एनर्जी कंज्यूम होती है ना, वो कितनी होती है, इसके अंदर जो कंजम्पशन होती है आपके पास वो कितनी होती है, आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स, आपके पास 2 एटीपी मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं। है कि आपको जो प्रॉफिट होता है ना, आप लोगों को जो प्रॉफिट होता है, वो आपके पास जो, अगर आपसे ये पूछ लेना कि आपके पास नेट एटीपी के मॉलिक्यूल कितने आते हैं, अगर एक एटीपी का मॉलिक्यूल टूट रहा है तो टोटल तो 38 निकल रहे हैं, लेकिन दो आपके पास क्या हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं। तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है नेट, बेटा आपके पास एटीपी के मॉलिक्यूल पता है कितने आते हैं, नेट एटीपी के मॉलिक्यूल उसमें बेटा आपकी बात ठीक है बिल्कुल, वो हमें कितने मिलते हैं, वन, आपके पास जो ग्लूकोज है वो किसके इक्वल है बेटा, वो आप लोगों के पास 36 एटीपी मॉलिक्यूल के बराबर है। तो पेपर के अंदर आप लोगों ने इन तीन चीजों को याद रखना है, कि आपके पास टोटल कितने प्रोड्यूस होते हैं, उसमें से आपका रिएक्शन कितने इस्तेमाल कर लेता है, और बेटा उसमें से आप लोगों के पास आपको कितनी वर्थ के अंदर मिलते हैं, कितने आपको मिलते हैं, आपको बेटा कितने मिलते हैं एटीपी के मालिक। तो ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे क्या करनी है, याद रखनी है। वैसे तो हमें पता है आपके पास, आप आप लोगों के पास, ठीक है, तो ये आप लोगों के पास यहाँ तक चीज थी। बेटा अरसलान मैंने ये कहा कि अगर एक आप ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कंप्लीट तोड़ें तो आपको 38 एटीपी के मॉलिक्यूल मिलते हैं। लेकिन बेटा वो तोड़ना भी तो एक रिएक्शन है ना, वो तोड़ना भी तो एक रिएक्शन है आप लोगों के पास। तो इसका मतलब आप लोगों के पास ये हुआ कि उस रिएक्शन के अंदर जो एटीपी के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं वो कितने होते हैं, आपके पास दो। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ग्रॉस प्रोडक्ट आएगी, आपके पास जो प्रॉफिट प्रोडक्ट आएगी, वो टोटल प्रोडक्शन से उसकी कंजम्पशन को आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट ही तो करेंगे। उसकी कंजम्पशन को बेटा आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट ही तो करेंगे। तो 38 में से आप क्या करें, दो को निकाल दें, तो बाकी जो आपके पास नेट वर्थ बनती है या नेट एटीपी के मॉलिक्यूल्स बेटा आपको मिलते हैं, वो कितने मिलते हैं आपको, वो आपको मिलते हैं 36। वो आप लोगों को कितने मिलते हैं, 36 मिलते हैं। बात समझ रहे हैं, आप लोग बात समझ गए, ठीक है। तो ये बात मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है। तो ये यहाँ तक बेटा बातें आपने याद रखनी। यहां से आपके पास देखिए हम थोड़ा सा इन डेप्थ जा रहे हैं एमसीक्यूज को लेके, थोड़ा सा हम इन डेप्थ जा रहे हैं ताकि आपके पेपर के अंदर कोई भी बात जो है वो आपके पास, आप ऑन द रॉन्ग साइड ना चलेगा, आपके पास ऑन द रॉन्ग साइड ना बेटा चलेगा। यहां तक किसी बच्चे का कोई और सवाल हो, यहां तक बेटा ओवरऑल साइंसिस से मुतल्लिक गिरम बेटा आपका कोई सवाल हो, साइंसिस से मुतल्लिक बेटा आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी आयशा लशारी।
स्ट्रोमा का तल्लक बेटा प्लास्टिड के साथ है, और प्लास्टिड को अभी हमने डिस्कस नहीं किया। वो मेरा सिर्फ नाम एक निकल गया मेरे मुंह से। वो उसको भूल जाएंगे, आपके पास कोई स्ट्रोमा भी मैंने बोला, वो प्लास्टिड जब जिक्र करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जी बेटा अरसलान पूछिए। यस बेटा, वहां से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, नो इश्यूज, पढ़ सकते हैं। नहीं बेटा, आपको ग्लाइकोलाइसिस, क्रब साइकिल और आपके पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उनकी इक्वेशंस को याद नहीं करना। आपके पास उनकी इक्वेशन को याद नहीं करना, वो तो बहुत एडवांस लेवल की बातें आ जाएंगी। बेटा देखिए, आपके पास जो 6 कार्बन आमर बेटा मालिक्यूल है ग्लूकोज, उसको पहले 3 कार्बन मालिक्यूल के अंदर तोड़ा जाता है। फिर उसकी फर्दर लाइसिस होती है जिसको आप क्रब साइकिल कहते हैं, फिर वो फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के अंदर जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए डिफरेंट इंजाइम्स फैसिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं। आपके पास डिफरेंट इंजाइम्स फैसिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर बेटा एक जर्नल ह्यूमन फिजियोलॉजी का आपके आपसे लेक्चर में डिस्कस करूँ, जिसके अंदर हम देखेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में, कितना इंसानी जिस्म के अंदर ब्लड है, उसमें कितने सेल्स हैं, सेल्स की फर्दर लाइफ स्पैन कितना होता है, आपका कार्डियक साइकिल क्या होता है, आपके पास क्या है कि आप लोगों के पास ब्रेडिकार्डिया क्या है, टैकीकार्डिया क्या है, आंख के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो जो वहां से आपके एमसीक्यूज बन सकते, ठीक है। अब बेटा 1857 के अंदर आपके पास कोलिकर नामी एक बंदा था, उसने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया। पेपर में बेटा आपको सवाल आ सकता है, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर भी सवाल आ सकता है, इसके फंक्शंस के ऊपर भी आ सकता है, या एक स्टेटमेंट ये भी आ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल विद इन अ सेल कहते हैं, इसको आप जस्टिफाई करें, ठीक है। अगर ये पेपर के अंदर बेटा आप लोगों को आ जाए, जर्नल साइंस एंड एबिलिटी के सब्जेक्टिव पेपर के अंदर आपको आ जाए, तो वहां पे भी आपने इसका जो बाइमोल के साइकिल है वो आपने नहीं लिखने। आपका जर्नल साइंस का बेटा पेपर है, आपने किसी भी जर्नल साइंस की किताब के अंदर क्रब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं देखा होगा। अगर आप बॉटनी या जोलॉजी बेटा आपने रखी है तो वहां पे आपके पास ये जितनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बेटा बताई है, ये आपके लिए मोर देन इनफ है जर्नल साइंस का पेपर अटेम्प्ट करने की। यस बेटा, कोशिश करें कि वो याद आपको रह जाए, ताकि आपका एक अच्छा इम्पैक्ट जाए पेपर के ऊपर से मेरा बेटा। अरसलान बच्चे आप लोगों का आप जोहर टाउन से हैं। बेटा हमजा बेटा, ये आपने अगर सेशन जर्नल साइंस का जो डिटेल्ड सेशन है, मतलब जो कि आपके पास आपके सेशन का पार्ट सेशन होता है, ये भी सेशन का पार्ट ही है, लेकिन ये तो आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी का एक सेशन होता है ना। तो उसके अंदर ये चीज मैं आपको बताई थी, सेल विद इन अ सेल मैं बताता हूँ। मीन्स दैट कि देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए, अपना आरएनए, अपने राइबोसोम, तो इसके बारे में एक थ्योरी पाई जाती है एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी, जो कि ये हमें बताती है कि ये कभी सेल हुआ करता था। बेटा इसको आप बार बार एक करे करे मैं आपको बता देता हूँ। फकीया बच्चे, इसके लिए आपके पास ये है कि आपको ऐसा लगता है कि शायद ये तमाम के तमाम जो फैक्ट्स हैं, ये वैल्यूज हैं, हमारे लिए याद करना मुश्किल है, तो एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड लेके ना उसके ऊपर आप लिखना स्टार्ट कर दें। मतलब अपने आप को बातें सुनाया करें, ठीक है, तो उससे इंशाल्लाह ताला याद हो जाएंगे। थोड़ी सी एफर्ट तो डालनी पड़ेगी ना, ठीक है, एफर्ट तो डालनी पड़ेगी। अरसलान बच्चे, अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो फिर आप लोगों के पास ये है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर तो आपने पढ़ लिया है, तो फिर मैं आपने आपको बताया था डबल सर्कुलेशन सिस्टम, गैसियस एक्सचेंज है, नर्वस सिस्टम है आपके पास, इम्यून सिस्टम आप लोगों के पास है, आप लोगों के पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहीं से सवाल पूछूंगा ना ऑब्वियस बात। ये बेटा आपके पास वो स्लाइड है। बेटा देखिए सकलैन, ये तो उसकी मर्जी है कि जिस ऑर्गेनेली को वो ज्यादा वेटेज दे जाए, लेकिन आपने इसके अंदर सिलेक्टेड स्टडी नहीं करनी। आप माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, आपको लाइसोसोम्स, गोल्गी प्लेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब क्या क्या उसके अंदर मैं फिगर आउट करूँ। बेटा इसके अंदर हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि फला ऑर्गेनाइज, अगर करनी है तो फिर आप कोशिश करें सारी कर लें, ताकि आप पेपर के अंदर ये ना हो कि आपने 5 की हो और छठी से वो सवाल दे दे, तो आप फिर कंफ्यूज होंगे, यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं। अगर छोड़ना है तो फिर सारी सेल बायोलॉजी छोड़ दें, ठीक है।
फिर आपको पता होगी यार मैंने किया ही नहीं था। तो बेटा वो टेस्ट आपको मिल जाएगा ना बुशरा बेटा। सो आप लोगों के पास सेल बायोलॉजी का टेस्ट मेंशन्ड है ग्रुप पर बिटवीन 4:30 to 6, वो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन आपको दे देगी बेटा, नो इश्यूज। तो जितनी सेल बायोलॉजी आपने पढ़ी होगी उसमें से आपका पेपर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर वाइज बेटा आपके पास यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाने वाली मामा एक ऑर्गेनेली है। ये कोई सेल नहीं है, लेकिन इसके बारे में एक हमें थ्योरी मिलती है कि कहा जाता है ये कभी अलैदा से सेल थे। ठीक है, वो थे, वो थ्योरेटिकल बात है, वो एक्सपेरिमेंटली प्रूवन नहीं है, तो उसकी बेसिस पे हम कई दफा कह देते हैं कि ये सेल विद इन अ सेल। अरसलान बेटा ठीक है, नो इश्यूज, आप आज मुझे कैंपस में मिल लीजिएगा, तो फिर वहां पे आपको डिटेल से बता दूंगा। यस बेटा, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन आपके पास यह है कि जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स एक सिंपलर सेल है ना विदाउट न्यूक्लियस, तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल तो है डीएनए आरएनए, तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, सेल विद इन अ सेल। इसके बारे में एक एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी थी। सेल डजंट मीन्स डैट कि हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा। सेल का मतलब ये है कि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल का होना जरूरी है। तो ये आपके पास चीजें। ओके बेटा, यहाँ तक चीजें इंशाल्लाह, यहाँ से हम फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक अपनी चीजों को रखिएगा। तो अगर आप किसी बच्चे का कोई और सवाल है साइंसी से मुतल्लिक तो वो पूछ सकते हैं। ओके बेटा, टेक गुड केयर, अल्लाह हाफिज।